सेक्टर में आरक्षण देना पड़ेगा। किसी भी कंपनी को मंजूरी ही नहीं मिलनी चाहिए तब तक जब तक कि वो अपने यहाँ पर आरक्षण नहीं घोषणा करेंगे। दूसरा, आरक्षण में इकोनॉमिक क्राइटेरिया पर भी, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो वैश्य हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, अगर वो गरीबी की दृष्टि से बहुत नीचे हैं तो उनको आरक्षण देना पड़ेगा। लड़का धर्म को छुपा करके अगर लड़की से मिलता है और फिर कहता है कि मैं तो मुसलमान हूं, तुम धर्म बदल लो, वो है लव जिहाद। लेकिन लड़की के घर के लोगों को शुरू से ही पता हो कि लड़का मुसलमान है और दोनों आपस की सहमति से विवाह करें तो प्रेम विवाह है। नमस्कार दोस्तों, अनुपमा राज दंडोतिया वेलफेयर फाउंडेशन ARD न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम फिर आपकी मुलाकात करवा रहे हैं देश की फायर ब्रांड हिंदू नेता से, जिन्हें सर्व समाज मजदूर और मजबूर हितैषी के रूप में जानता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं राज दंडोतिया माइकेलाल परिवार की पसंद मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी की वरिष्ठ नेता उमा भारती की, जिन्होंने शनिवार यानी 22 नवंबर 2025 को फिर स्वार्थी अवसरवादी मोदी बीजेपी को कटघरे में खड़ा किया। जी हां दोस्तों, आज मध्य प्रदेश की फायर ब्रांड नेता साध्वी उमा भारती ने भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई मुद्दों पर बेबाक राय रखी। उमा भारती आज मोदी मोहन पर जमकर भड़की और केंद्र और प्रदेश सरकार को मुरली मनोहर जोशी की तरह आईना दिखाया। जी हां दोस्तों, उमा भारती की फटकार प्रेस वार्ता कुछ ही घंटों में सोशल मीडिया पर ऐसी वायरल हुई कि देखते ही देखते गली मोहल्लों से लेकर सरकार में आग की तरह फैल गई। दोस्तों, साध्वी उमा भारती ने मोदी मोहन के उस बयान पर आपत्ति दर्ज करवाई जिसमें हर बार मोदी, उनकी सरकार, बीजेपी नेता पाकिस्तान को भारत का दुश्मन बताते हैं। विधानसभा हो या लोकसभा, आतंकी हमला और पाकिस्तान को लेकर जहर उगलते हैं, पर ना तो पीओके लेते हैं और ना ही बलूचिस्तान की मदद करते हैं। बस चुनाव में वोट बैंक के लिए नफरत फैलाकर कभी सनातन, कभी हिंदू राष्ट्र और कभी लव जिहाद की बातें करते हैं। पर आज उमा भारती ने हिंदू राष्ट्र, लव जिहाद से गौरक्षा को लेकर सबको लपेटा। कहा, हिंदू राष्ट्र, सनातन, गौरक्षा, शराबबंदी चुनावी मुद्दा ही क्यों है? ये सब अति संवेदनशील मुद्दे हैं, इनसे समझौता नहीं करना चाहिए। दोस्तों, उमा भारती ने संवेदनशील विषय पर खुलकर बोलते हुए सरकार और समाज दोनों को ही आईना दिखाया। जी हाँ दोस्तों, बिहार चुनाव परिणाम, सरकार गठन के बाद विभाग वितरित होते ही उमा भारती मध्य प्रदेश आई और सबसे पहले भारत की चुनौतियों पर बात की। बगैर लाग लपेट के साफ कहा कि पाकिस्तान भारत का मुद्दा ही नहीं है। उनके मुताबिक देश की सबसे बड़ी समस्या भ्रष्टाचार और आर्थिक असमानता है। उन्होंने कहा कि मोहम्मद गौरी से लेकर महमूद के समय तक देश की हालत जैसी थी वैसी कई चुनौतियां आज भी मौजूद हैं। इसलिए सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था में पूरी तरह बदलाव के लिए कम से कम 25 से 30 साल का समय देना होगा। दोस्तों, आज साध्वी उमा भारती पाकिस्तान को कोसने वालों पर तो भड़की ही। उमा भारती ने सबसे ज्यादा कड़े शब्द लव जिहाद पर बोले। उन्होंने कहा कि अगर कोई युवक धर्म छिपाकर लड़की से मिलता है और शादी के बाद धर्म बदलवाने का दबाव डालता है तो यह सीधा अपराध है। नहीं, प्रमोट नहीं, मैंने कहा आदर करिए, उसका एक्सेप्ट करना चाहिए उनको। मतलब आदर, सम्मान करिए। सम्मान के आप दूसरी जात की बहू घर में आ गई, आदर करिए। दूसरी जात के दामाद को लड़की ने पसंद कर लिया, आदर करिए। ये आदर से होगा, इसमें प्रमोशन नहीं होगा। एक्सेप्टेंस का क्या मतलब है? वो तो एक्सेप्ट कर ही लिए एक दूसरे को, और तीसरा तो कोई बीच में वहां है ही नहीं। आपने कहा कि आर्थिक नहीं, मैंने जातियों, हिंदू जाति की बात कही। दीदी आपने एक मिनट देखिए, लव जिहाद जो चीज है ना, उसको समझना पड़ेगा, उसकी व्याख्या करनी पड़ेगी। लड़का धर्म को छुपा करके अगर लड़की से मिलता है और फिर कहता है कि मैं तो मुसलमान हूं, तुम धर्म बदल लो, वो है लव जिहाद। लेकिन लड़की के घर के लोगों को शुरू से ही पता हो कि लड़का मुसलमान है और दोनों आपस की सहमति से विवाह करें तो प्रेम विवाह है। लेकिन लड़के ने अपनी जात छुपाई, अपना धर्म, जात नहीं सॉरी, अपना धर्म छुपाया, लड़की को लेके घूमा और फिर शादी कर ली और फिर कहा कि मैं मुसलमान हूं, तुम मुसलमान हो जाओ। उसकी तो जघन्यतम दंड होना चाहिए, धोखाधड़ी का। कोई आपत्ति नहीं है और ऐसे प्रेम विवाह में कोई आपत्ति नहीं। मैं इसमें आपत्ति क्या, आपत्ति शब्द हम लोग यूज क्यों करते हैं? हम आपत्ति शब्द यहाँ कहाँ से आएगा? और प्रमोशन भी नहीं आएगा और एक्सेप्टेंस भी नहीं आएगी। उनने आपस में निर्णय किया है, हमें उनकी पता है कि वो रेखवार समाज के हैं और वो लोधी समाज के हैं। ब्याह हो रहा है, आदर से स्वीकार करिए बहू को पलक पहाड़ी बिछा करके। हर एक को अपने मत को व्यक्त करने का अधिकार होता है। मैं वीर सावरकर जी को बहुत मानती हूँ, मेरे हीरो हैं। आप कभी वीर सावरकर जी की जीवनी पढ़िएगा तो आप बहुत दिनों तक ठीक से भोजन नहीं कर पाएंगे। मैं इतनी अपराध बोध से ग्रस्त हो गई थी अंडमान निकोबार में, उनके कष्टों को पढ़ के। उनके भाई तो शहीद ही हो गए थे वहां पर,
कि मैं 2-3 वर्ष तक तो अपराध बोध में जी थी। मैं आज आपको खोल रही हूँ, मैं चटाई पे सोई थी और एसी नहीं चला पाती थी। दुख होता था कि इतने कष्ट से हमको आजादी दिलाई है इन लोगों ने। इसलिए उनने जो बात की वो लगभग वही कही है जो मैं कह रही हूँ। वो चाहते थे कि यह हिंदू राष्ट्र है, इसको ईसाई और मुसलमान भी स्वीकार करें, तो यहाँ धार्मिक मतान्धता नहीं चलेगी। ये जिहाद, काफिर, ये शब्दों के लिए हमारे देश में जगह नहीं है। अब मुझे क्या लगता है, हर धर्म को रिफॉर्म से गुजरना पड़ता है। हिंदू धर्म इतना पुराना है, इसका हिंदू धर्म तो कुछ शताब्दियों का है। इसके पहले आर्य थे, वैदिक धर्म का पालन करते थे, आर्य सभ्यता थी, सनातन थे। सनातन असल में नाम ही नहीं है, सनातन का मतलब होता है निरंतर, जिसका कभी नाश ना हो। तो इसलिए इसमें अभी कुछ नए उद्भूत हुए धर्म हैं, दो ढाई हजार साल पहले के। ये धर्म भी नहीं है, संप्रदाय हैं। क्योंकि धर्म का मतलब तो होता है कर्तव्य, धर्म का मतलब होता है जिम्मेवारी, और अध्यात्म का मतलब होता है उपासना और साधना। तो इसलिए रिफॉर्मेटिव इनको होना पड़ेगा। और जब ये रिफॉर्मेटिव हो गए हैं जहां जहां पर, वहां ठीक हो गए हैं। जैसे मेरे ख्याल से ये घटना मलेशिया की थी, वहां के राष्ट्रपति थे सुकर्णो या प्रधानमंत्री। तो नेहरू जी जब वहां गए तो उनकी पत्नी का नाम रत्ना देवी था। तो उन्होंने कहा कि आप तो मुसलमान हैं, आपकी पत्नी मुसलमान है और आपकी पत्नी का नाम हिंदू है। तो उन्होंने कहा कि हमने अपने धर्म बदला है, लेकिन हमने अपने पूर्वज नहीं बदले। धर्मांतरण पर तुरंत रोक लगनी चाहिए। बाहर से आए हुए लोग हमारे देश में घुसपैठ पर तुरंत रोक लगनी चाहिए, बिना किसी देरी के रोक लगनी चाहिए। हिंदुओं के लिए दुनिया में एक ही देश है, भारतवर्ष। इसलिए हिंदुओं को कहीं से भी यहाँ आकर के रहने का अधिकार है, क्योंकि वो यहाँ के साथ एक वेव हो जाते हैं। लेकिन रोहिंग्या हो या दूसरे लोग हों, उनको 1 मिनट यहाँ रहने का अधिकार नहीं है। घुसपैठियों को 1 मिनट यहाँ रहने का अधिकार नहीं है। हाँ, वो गरीबी और भुखमरी के अगर शिकार हैं तो हमने बांग्लादेश के 1 करोड़ लोगों को तब खिलाया है जब हमारे यहाँ पर खाद्यान्न का उत्पादन प्रति व्यक्ति औसतन बहुत कम था। इंदिरा जी जब प्रधानमंत्री थी उस समय पे, तब हमने 1 करोड़ लोगों को खाना खिलाया है। इसीलिए हम रोटी भेज देंगे, दाल भेज देंगे, चावल बिना बना भेज देंगे, लेकिन यहाँ आएंगे तो बंद करके भेज दीजिए और जेल में बंद करिए और फिर भेज दीजिए। लेकिन वो 1 मिनट यहाँ नहीं टिक सकते, कोई घुसपैठिया नहीं टिक सकता, बाहर का कोई व्यक्ति नहीं टिक सकता। वो पतला वाला, अरे सुनना, वो पतला वाला ना तुम्हारे पीछे का, बोल बेटा। आपने कहा कि आर्थिक आधार पर सब, बड़ा प्यारा बच्चा, छोटा सा। और क्या इसमें आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए? हाँ, मैं ये मानती हूँ कि जब तक आरक्षण है और आरक्षण रहेगा, क्योंकि आरक्षण तब खत्म होगा जब लोगों को ये आपस में विश्वास हो जाएगा कि अनारक्षित सीटों पर भी हम जीत सकते हैं। और ये विश्वास दिलाने के लिए लंबे समय तक प्रयोग करने होंगे। मैंने अपने समय पे ये प्रयोग किया था जब मैं मुख्यमंत्री थी, बनने वाली थी, और उसमें मैंने सफलता पाई थी। अगर आपको याद हो तो उमरिया सीट से मैंने ज्ञान सिंह को खड़ा किया था, जबकि उमरिया जनरल सीट थी। और मैंने वहां पर पब्लिक में कहा ये बात, ज्ञान सिंह आदिवासी थे, मैंने कहा, पब्लिकली कहा कि देखो ये सीट जनरल सीट है और मैं एक आदिवासी को यहाँ से खड़ा कर रही हूँ। और लोगों को लग रहा है मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, तो मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अगर आप लोग चाहते हो कि समाज में एक समय वो आवे जब लोगों को भय ना लगे कि आरक्षण के बिना हमें जगह नहीं मिलेगी, वो निर्भय हो जाएं, ये निर्भयता अगर उनके अंदर लानी है तो ये सीटें एग्जाम्पल बनेगी जीतने का। और प्रचंड मतों से ज्ञान सिंह जीते, अगर आपको याद हो तो बाद में वो सांसद भी हुए। जी हाँ, और जिसको हराए वो महासामंत था, शोषक था बहुत बड़ा। और मैंने लोगों को कहा कि इस गरीब आदमी की एक मुदगर पड़ेगी, हनुमान है, पूरी लंका ध्वस्त करके रख देगा, बस आप सब इसके साथ खड़े हो जाओ। वो हुआ था। इसलिए एक अभी वो समय आया ही नहीं है कि हम आरक्षण को खत्म करने की बात सोचें। अभी तो समय ये आया है, मैंने अपने गांव में खुद देखा। बच्चे ने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है ना, उसने इकोनॉमिक क्राइटेरिया पर आरक्षण की बात पूछी है कि उसमें हमारे जैसे लोग क्या सोचते हैं। मैं सोचती हूँ 2 बातें एक साथ। एक तो प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण देना पड़ेगा, किसी भी कंपनी को मंजूरी ही नहीं मिलनी चाहिए तब तक जब तक कि वो अपने यहाँ पर आरक्षण नहीं घोषणा करेंगे। दूसरा, आरक्षण में इकोनॉमिक क्राइटेरिया पर भी, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो वैश्य हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, अगर वो गरीबी की दृष्टि से बहुत नीचे हैं तो उनको आरक्षण देना पड़ेगा। ये 2 बातों का बहुत, जो लोग, एक मिनट, जो प्राइवेट कंपनी ये कहती है कि वी नीड क्वालिफिकेशंस, और ये जो है वो ठीक से ये रॉ हैं, ये क्वालिफाइड नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सरकारी स्कूल में पढ़ के आए हैं, उन्हें प्राइवेट स्कूलों की फीस अफोर्ड नहीं कर सके। यही कारण बना ना, योग्यता में तो कमी थी ही नहीं, सही इंस्टीट्यूट नहीं मिले थे पढ़ने के लिए, पैसे नहीं खर्च हो सकते थे, क्योंकि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही है। उसका एक तरीका होना चाहिए कि उनको एक सेल बना देना चाहिए अपने प्रशिक्षण का, और उनको पहले 1-2 साल तक प्रशिक्षण दें,
और आधी तनख्वाह दें और तैयार करें इसके लिए कि उनके बड़े बड़े एग्जीक्यूटिव पदों के ऊपर फिर वो बैठ सके। ये भी उन्हीं कंपनियों की जिम्मेदारी होनी चाहिए। देखिए अब मैं अच्छा है, आपने मेरे को इतनी सुंदर बात कही है और मुझे अच्छा लग रहा है कि आप लोग इसमें मेरा साथ दे रहे हैं। ये समाज में जो जीडीपी शब्द है ना, ये बहुत खतरनाक है। ये क्या है? ये एक जनरल डेवलपमेंट दिखाता है। तो ये अंबानी की प्रॉपर्टी भी मेरे घर में काम करने वाली सविता को बांट देता है, जो मेरे घर में भोजन बना रही है। वो वहां की अंबानी की संपत्ति उसके पास आ जाती है, तब ना जीडीपी का क्राइटेरिया तय होता है कि इतने बढ़ गए। लेकिन सविता तो मेरे घर में खाना बना रही है और जो अंबानी जी के घर की औरतें, उनके कानों में हीरे जगमगा रहे हैं। यहाँ अंतर है। इसलिए देखना यही कि एक एक व्यक्ति की स्थिति क्या बनी है। जीडीपी गर्व करने के लिए होती है, दुनिया को दिखाने के लिए होती है, लेकिन आत्म संतुष्टि के लिए, आत्मालोचन के लिए, स्वयं के अवलोकन के लिए यह देखना जरूरी होता है कि हर एक का क्या हाल है। अस्पताल में जाते हुए व्यक्ति का क्या हाल है, चाहे वो ब्राह्मण ठाकुर हो, चाहे बनिया हो, चाहे वो आदिवासी हो, एसटी एससी हो, ओबीसी हो, ये देखना होगा। इसलिए इंडिविजुअल परीक्षण तो सरकार को ही करना पड़ेगा। बाकी ये तो जनरल बातें हैं कि ये हो गया और वो हो गया। मुख्य बातें तो ये हैं, जैसे अभी मुझे पता लगा, मैं बार बार कह रही हूँ कि भैया सड़कों के किनारे फेंसिंग करो, गाय नहीं मरेगी सड़क पे फिर। और फेंसिंग का हिस्सा होता है, मुझे तो अशोक जी ने बताया था, 1 या 2, क्योंकि अशोक जी स्वयं इंजीनियर है, 1% या 2% दोनों तरफ से कवर करने के लिए पैसा होता है, लेकिन बढ़ जाता है पैसा ठेकेदार में और अधिकारियों के बीच में। अब मुझे एक आध सड़क मिली तो मुझे उस सड़क को ब्लॉक करके बैठ जाना। खाली डिलीवरी के लिए महिलाएं निकल सकेंगी, बीमार लोगों की एम्बुलेंस निकल सकेगी। आप देख लो कि एक आध नमूने के तौर पर बैठूंगी तो बाकी की फेंसिंग होने लग जाएगी। फिर आप उसमें ये बात आपको बताऊंगी, आप मेरे साथ बैठना फिर। हम लोग आएंगे मैडम। हाँ जरूरी है, आपके मन में दया है पशुओं के लिए। इसलिए आज मैं एक बात और कहूंगी, बहुत जरूरी है। चलिए अच्छा रहा, प्रासंगिक हो गया। पहले की मेरी 2 बातें मैंने बहुत जरूरी कही थी कि हिंदू एकता तब होगी जब सत्ता, शासन और प्रशासन में बराबर की भागीदारी मिलेगी। और अगर बालक बालिकाएं अंतरजातीय विवाह करते हैं, मैं अंतरजातीय बात कर रही हूँ, तो उसको आदर करना पड़ेगा, सम्मान करना पड़ेगा। और योग्यता देख लीजिए कि ऐसा तो नहीं है कि तो थोड़ा वेट करने के लिए कह सकते हैं, लेकिन इसका सम्मान करना पड़ेगा। दोस्तों, इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज बेल आइकन दबाकर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह ताजा अपडेट्स लेकर हम आपके बीच एक बार फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।